आपको जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज डर बैठ गया कि यदि इस बार मैं वोट नहीं देने जाऊंगा तो मेरा अगले बार नाम कट जाए। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर, बाहर से लोग आकर, और छठ पूजा पास में था, लोग ऐसे भी छठ में घर वापस आते हैं, तो वो लोग रुक गए हैं कहीं, उसमें से 20 लोग हट जाए, यानी 65 लाख लोगों का नाम कटा है SIR में। तो ऐसे भी वहाँ की आबादी जो 7 करोड़ लोगों को वोट देना था, 10% के आसपास लोगों का वोट कट चुका है। तो वो लोग वोट जो कि बाहर रहते थे, इसलिए वो परसेंटेज डाउन हो जाता था। इस बार वो लोग, उनका नाम कट गया, तो ऑब्वियसली जो लोग वहाँ थे वो तो वोट देते ही थे। तो वो वोट रात को वोट करने लोग वहाँ पर पहुँचे और वो छठ तक रुक गए, क्योंकि मीडिया में जब इंटरव्यू चल रहा था तो बहुत सारे मीडिया हाउस ने ये दिखाया भी कि कोई पुणे से आया हाईली एजुकेटेड पर्सन, कोई दिल्ली से आया है, कोई हरियाणा से आया है, जो अच्छे अच्छे पदों पर वहाँ है, वो कभी वोट करने उस हिसाब से नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो बस पूजा में आए और घूम के चल दिए। इस बार वो पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर थे और उनका मेन मकसद था कि चलो कोई बदलाव की शुरुआत कर रहा है बिहार में, हम इनको सपोर्ट कर। क्या तरीका है वो तो खैर मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी एक चुनाव लड़ा और NDA के पक्ष में वोट दिलवाने में काफ़ी रहा है। अब बीच बीच में लोग दाव के साथ कह सकता हूँ कि पिछले बार की तुलना में लोग इस बार कम वोट किए हैं। परसेंटेज इसलिए बढ़ा कि लोग दबाव में भी काम किए हैं। बहुत जगह आपने देखा कि जो लोग वहाँ नहीं भी रहते उनके फॉर्म साइन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वोट एक विशेष पक्ष में जाने वाला है। BLO के ऊपर सरकारी जवाब है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे गांव में देखा गया अभी, जैसे आप समुदाय के 40-40, 50-50 वोट कटे हैं एक ही परिवार में, जहाँ बाकी लोगों का वोट आया हुआ है उनका नहीं आया। ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक का जमा हुआ हो फॉर्म और दूसरे का नहीं हुआ। देश में जब भी चुनाव आता है लोगों में उत्सुकता होती है चुनाव परिणाम को लेकर, चुनाव में कौन जीतने वाला है। इस बार बिहार में चुनाव हुए, लेकिन यह बिहार चुनाव कई मामलों में इस बार महत्वपूर्ण रहा। बात करें वोटिंग परसेंटेज की, सबसे ज्यादा वोट इस बार पड़े हैं लगभग 70% के करीब। और भी बहुत सारी बातें रही। जो बात करें चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग पर भी कई सारे सवाल उठे, कई सारे ओपिनियन पोल भी आए, उस पर भी बात करेंगे। इस सब के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मनमोहन जी है। आप लोग जानते हैं हमेशा फेसबुक पे आते हैं, अपने विचार रखते हैं, राजनीतिक विचार रखते हैं, और बहुत लोग जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है कुमुद रंजन जी, वो भी राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग हुई और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसके बारे में, और बात करेंगे एग्जिट पोल आया उसके विषय में, बात करेंगे कौन सरकार बनाने वाली है, दोनों लोगों का राय क्या है, और भी बहुत सारी मुद्दों चुनाव को लेकर, और भी बहुत सारी बातें करेंगे चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मनमोहन जी, बिहार चुनाव को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा क्यों। उसका 3-4 कारण मेरे दिमाग में आ रहा है। पहला कारण है SIR, जो कि सबसे पहला मुद्दा आया था। SIR, लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि यदि इस बार मैं वोट नहीं देने जाऊंगा तो मेरा अगले बार नाम कट जाएगा। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर, बाहर से लोग आकर, और छठ पूजा पास में था, लोग ऐसे भी छठ में घर वापस आते हैं, तो वो लोग रुक गए और उन्होंने वोट किया। दूसरा एक और कारण है, एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यदि 100 लोग हैं कहीं, उसमें से 20 लोग हट जाए, यानी 65 लाख लोगों का नाम कटा है SIR में, तो ऐसे भी वहाँ की आबादी जो 7 करोड़ लोगों को वोट देना था, 10% के आसपास लोगों का वोट कट चुका है। तो वो लोग वोट जो कि बाहर रहते थे, इसलिए वो परसेंटेज डाउन हो जाता था। इस बार वो लोग, उनका नाम कट गया, तो ऑब्वियसली जो लोग वहाँ थे वो तो वोट देते ही थे, तो वो वोट परसेंटेज बढ़ गया। तीसरा कारण आपको बता रहा हूँ, महिलाओं के बीच में एक ऐसा भ्रम फैलाया गया कि आपको अभी 10,000 रुपया दिया गया है और आगे आने वाले समय में 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आपको वोट करना पड़ेगा। किसको वोट करना पड़ेगा उस पर आगे चर्चा करेंगे, कि आपको वोट करना पड़ेगा, तभी आपको अगले आने वाले 5 साल में 2 लाख रुपया और मिलेगा। तो ये जो अनुदान की राशि उनको 10,000 मिला था, ये 2 लाख उनको लोन के रूप में मिलना है, लेकिन फिर भी उनको ये मन में फैला दिया गया कि आपको ये 2 लाख भी मिलेगा यदि आप वोट करने जाएंगे तो। तीसरी बात। चौथी बात, बहुत सारे लोग, ये बात मैं मानता हूं कि जन सुराज को वोट करने के लिए बाहर से आए,
क्योंकि जन सुराज ने एक वादा किया था कि हम यहीं पे रोजगार देंगे, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण वोट परसेंटेज हुआ। और पांचवा और आखिरी चीज, बहुत लोगों ने इसलिए भी वोट किया कि लोगों को परिवर्तन करना था। अब वो कहाँ तक आया वो हम आगे बात करेंगे। आपकी राय? मेरी राय में मनमोहन भाई ने जो कहा उसमें मैं इनके चौथे बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और पांचवें बात से कि जन सुराज को वोट करने लोग वहां पर पहुंचे और वो छठ तक रुक गए। क्योंकि मीडिया में जब इंटरव्यू चल रहा था तो बहुत सारे मीडिया हाउस ने ये दिखाया भी कि कोई पुणे से आया हाईली एजुकेटेड पर्सन, कोई दिल्ली से आया है, कोई हरियाणा से आया है, जो अच्छे अच्छे पदों पर वहाँ है, वो कभी वोट करने उस हिसाब से नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो बस पूजा में आए और घूम के चल दिए। इस बार वो पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर थे और उनका मेन मकसद था कि चलो कोई बदलाव की शुरुआत कर रहा है बिहार में, हम इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जन सुराज के फेवर में कितना गया है नहीं गया है ये तो आने वाले दिन में रिजल्ट बताएगा, क्योंकि एग्जिट पोल जैसा शो हो रहा है उसके आधार पे जन सुराज को एक भी सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वोट परसेंटेज जिस तरीके से उनको लग रहा है, जो राजनीति के पंडित लोगों ने जो बताया है कि वोट परसेंटेज उनका बढ़ रहा है पूरे बिहार चुनाव में, और वो वोट परसेंटेज किसको नुकसान ज्यादा करेगा, और ये आउटकम जो आया है एक्स्ट्रा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर ये बढ़ा है तो नो डाउट पांचवा बात जो इन्होंने बोला कि जो 10,000 का अनुदान था और 2 लाख मिलने वाला था एनडीए सरकार के तरफ से, जीविका दीदियों का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, तो वो हो सकता है कि उसके चक्कर में वोट का परसेंटेज बढ़ा है, और दूसरा जन सुराज के चक्कर में। आपने जीविका दीदी की बात उठाई। इलेक्शन वोटिंग के दौरान बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो चली जहां पे दिखाया जा रहा था जीविका दीदी वगैरह वोट डलवा रहे थे, ठीक है। तो क्या ये एक चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है उस पर कहीं सवाल उठाता है? चुनाव आयोग का क्या तरीका है वो तो खैर मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी एक चुनाव लड़ा हुआ है। बट मैं जीविका दीदी के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, बहुत सारे लोगों ने, जीविका दीदी एक ऐसी हाथ में लिस्ट लेके आती थी, उस गांव से अगर है तो 300-400 लोगों का नाम रहता था, नाम के साथ में नंबर रहता था, और जीविका दीदी धोखे से घुस गई कि प्रशासन उनको अनुमति दिया, और वो पूरा बाकायदा उनके एजेंट के पास बैठ के वो वोटिंग में निशान मारे थे, अगर निकल गए आपने वोट कर दिया हाँ। तो ऐसे लाइव टीवी पर बहुत सारे न्यूज हाउसेस ने दिखाया है। तो उनका योगदान जीविका दीदी का तो नो डाउट एनडीए के पक्ष में वोट दिलवाने में काफी रहा है। अब बीच बीच में लोगों ने पकड़ा है, एक जैसे मैं आपको बताऊं चनपटिया विधानसभा मनीष कश्यप फेमस यूट्यूबर लड़ रहे हैं, वो तो उनका इलेक्शन के दिन ऐसा लगा कि उनका मोटो ही यही है कि वो हर जगह पे जीविका दीदी को पकड़े, हर बूथ पे, और उन्होंने पकड़ के दिखाया। लेकिन बाकी सब जगहों पे अगर कोई नहीं पकड़ पाया है तो समझ लीजिए कि एनडीए की ही बम्पर जीत होने वाली है। अच्छा मनमोहन जी, वोटिंग परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा आपसे मैं और थोड़ा सा क्लियर रहूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आई, वीडियो आई, जिसमें ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है बाकायदा कैमरों के सामने, किसी गांव में 400 वोट कटे। एक ऐसा रिपोर्ट आया जहां एक गांव के 1200 वोट कट गए थे। जब वो लोग बूथ पे जाते हैं वोट देने, तब वहां उनको पता चलता है। इन सब खबरों के बीच वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, ये आप कैसे? यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए किसी गांव में 100 वोट है, ठीक है, 50 वोट कट गए, अब कितने लोग बचे? 50 लोग बचे है ना। तो 50 को मेरी 40 लोग वोट दिए, तो कितना वोट परसेंटेज हो गया? 90%, 80% वोट परसेंटेज हो गया। मतलब क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। लोग कम वोट किए हैं, लोग वोट कम किए हैं, परसेंटेज बढ़ गया है। आप ये मान के चलिए कि किसी गांव में यदि 100 वोट है, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, और 100 में से यदि 80 वोट देते तो 80% होता, या 40 लोग वोट देते तो सिर्फ 40% होता। लेकिन पहले ही 50 लोगों का नाम काट दिया गया है, तो बचे कितने? 50। अब वो 50 को आप 100% कैलकुलेट करेंगे, और वो जो 40 वोट देते हैं वो 40 वोट देंगे ही, तो 40% लोग वोट दिए, यानी 80% लोग वोट दिए, यानी 80% वोटिंग हुआ। तो परसेंटेज और लोगों की काउंटिंग को आप देखिए, यदि मैं अभी तक वो आंकड़ा नहीं आया है कितने लोगों ने वोट किया है, उसको जब आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार की तुलना में लोग इस बार कम वोट किए हैं। परसेंटेज इसलिए बढ़ा है कि लोग कम हो गए। जो लोग, मेरा मानना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि वोट तो जेन्युइनली में कटे हैं, और वोट कटे हैं अब या तो उनके जागरूकता के कारण, वो जब वो प्रोफाइल उनका कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब मंगा रहे हैं,
तो हो सकता है जागरूकता के कारण वो नहीं दे पाए होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती इसमें जो समझ में आ रहा है, क्योंकि बीएलओ जो लोकल जो जिनके जिम्मेदारी थी कि आप घर घर से वोट का कलेक्शन करके वो फॉर्म साइन करवाए, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा पाया है। और कई एक ब्लॉक में, कई एक गांव में बीएलओ को लोगों ने टारगेट कर पीटा भी है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किसी संबंधित पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। चुनाव आयोग की तरफ से इसके ऊपर अभी सफाई आना बाकी है, या देखिए आगे जाके क्या करते हैं। तो ये एक मेजर भूमिका रही है वोट कटने में, जो आपने टॉपिक उठाया। नहीं, बात सही है, बीएलओ का बहुत बड़ा भूमिका रहता है वोट कटने में। लेकिन कुछ जगह बीएलओ दबाव में भी काम किए हैं। बहुत जगह आपने देखा कि जो लोग वहां नहीं भी रहते उनके फॉर्म साइन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वोट एक विशेष पक्ष में जाने वाला है। बीएलओ के ऊपर सरकारी दबाव रहता है, क्योंकि बीएलओ के ऊपर तहसीलदार रहता है, बीडीओ रहते हैं, डीएम रहते हैं, और उसके ऊपर तो सरकारी रहती है। तो बीडीओ किस तरीके से, बीएलओ किस तरीके से काम किया है, बीडीओ किसके प्रेशर में बीडीओ ने बीएलओ को दिया है कि आपको एक वर्ग विशेष का ही वोट काटना, ये भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे गांव में देखा गया, अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे गांव में ये देखा गया कि एक विशेष समुदाय के 40-40, 50-50 वोट कटे हैं एक ही परिवार में, जहां बाकी लोगों का वोट आया हुआ है उनका नहीं आया। ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक का जमा हुआ हो फॉर्म और दूसरे का नहीं हुआ हो। तो कभी कभी मंशा भी गलत हो सकती है। तो इस बार चुनाव आयोग की मंशा क्या थी, इसका प्रमाण तो आप समस्तीपुर में देखे हैं कि समस्तीपुर में वीवीपैट का पर्ची रोड पर फेंकी हुई थी। इसका मतलब पैकेट खुला कैसे, वो बॉक्स खुला कैसे? जब बॉक्स सील हो जाता है, वो डब्बे में बंद हो जाता है, तो खुला कैसे? एक बात आ रही थी ना, स्ट्रॉन्ग रूम की बात। बहुत सारे सोशल मीडिया पे 2-3 जगह पे स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी फुटेज, जो कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि रहते हैं वो बैठते हैं, वो बंद रहता है। तो मतलब ये डिजिटल जमाने में स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी फुटेज बंद होना, मतलब ये क्या ये तरीका सरकार के द्वारा, मुझे लगता है, कभी कभी मुझे बार बार बोल भी देता हूँ कभी कभी, कि सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। आप कह रहे हैं कि आपका सरकारी प्रेशर, यस, और क्या है? आप कह रहे हैं कि आपका बैटरी खत्म हो गया, आपका डीजल खत्म हो गया जनरेटर का, ये सिर्फ एक ही जगह खत्म होगा? ये खत्म होना तो पूरे राज्य में हर जगह स्ट्रॉन्ग रूम में खत्म होगा। तो आपकी ऐसी व्यवस्था क्यों है कि आपकी डीजल खत्म हो जा रही है? मतलब लापरवाही का ठिकरा फोड़ने वाली बात। आप किसी को भी फोड़ दो, आप एक क्या करोगे किसी चुनाव आयोग के ऊपर नहीं, ये आप क्या करो, 5 साल में एक बार काम आता है और आप उस काम को जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एक मेजर चीज है। आप इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया हुआ है कि बहुत अलग से, इससे पहले के चुनावों में, तो आप तो उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए कि भाई इस बार सीसीटीवी फुटेज को बंद नहीं होना चाहिए। आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए, जिसका जैसे आजकल ऑनलाइन होता है, तो एक ऑनलाइन कैमरा भी आप दे दो ताकि लोग अपने घर से बैठ के भी देख सकें। वाईफाई कैमरा, आप वो भी आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप क्या करोगे जब 2-3 जगह हल्ला हुआ? तो आप क्या करोगे? वहां का जो इलेक्ट्रिशियन, जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है, उसको आप सस्पेंड कर दोगे या उसको जेल भेज दोगे कि नहीं इसकी गलती से है? आप अपने ऊपर तो कुछ लोगे नहीं। ये चुनाव आयोग का बहुत आसान तरीका है हर जो भी कोई उनके ऊपर आरोप आए उससे बच जाने का। तो उस पर तो अभी कहना ठीक नहीं है। रिजल्ट 14 तारीख को आने वाले हैं। इन सब घटनाओं से जो आम वोटर होता है, इस तरीके की जो बातें होती है, आम वोटर के मन में क्या संदेह होता है? देखिए, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा वोटर अब निराश होते जा रहा है। वो निराश हो रहा है। वो निराशा के रूप में आप एक सर्वे कीजिएगा, यदि हो सके। बहुत सारे न्यूज चैनल ने सर्वे किया है कि शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। पटना में वोटिंग परसेंटेज सबसे कम है। पूरे राज्य के सबसे वोटिंग परसेंटेज कम पटना में 48% के आसपास है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पटने में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, वो लोग छुट्टी मना रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम वोट कहीं भी दें, सरकार कहीं और बन रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा हो रहा है। मैं बार बार हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि आप 10,000 रुपया देके पहले ही आप वोट खरीद चुके हैं, तो सत्ता परिवर्तन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, मैं हो सकता है इस बार सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि 10,000 जिनको मिला है, बहुत सारे लोग बोले कि ये तो भीख के जैसा दे रहे हैं, हमको खरीदा जा रहा है। उनको ऑलरेडी 2 लाख रुपए का आगे का, जिनके अंदर थोड़ा जमीर जिंदा है, और बहुत सारे यूथ लड़के जो बाहर से आए हैं और उस गांव के, वो समझा रहे हैं कि आपको जो 10,000 मिला है, ये आपको फायदे होने वाले नहीं है इससे, क्योंकि इसका बहुत सारा असर पड़ा है, लोगों का मेंटेलिटी चेंज हुई है बस। लेकिन ये वोटिंग में टर्नआउट कितना होता है, किसके फेवर में होगा, ये बोल नहीं पाएंगे। नहीं, एग्जिट पोल भी जिस तरीके का दिखा रहा है, कल हम देख रहे थे एग्जिट पोल, 2 या 3, आपने जैसा कहा, हम लोग प्री रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि 2 या 3 ही एग्जिट पोल पुराने हैं, और बाकी सारे के सारे नए एग्जिट पोल लाइमलाइट में, नए लड़के लोग। सैंपल साइज उनका क्या है,
जैसा कि मैं और वो आपको शहर बताऊं, में कर रहे हैं वोटिंग, शहर में, और शहर में आमतौर टॉप- लोग एनडीए को वोट करते हैं। टॉप 10 जो थे, मतलब कल के वोट टर्नआउट में एग्जिट पोल में टॉप 10 जो एग्जिट पोल हुआ, जिसमें से 6 प्राइम जो थे वो एनडीए को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। बाकी उसके बाद जो थे 3 लोग वो दिखा रहे कांटे हैं, की टक्कर दिखा रहे थे। महागठबंधन के पक्ष में दिखा रहे हैं, लेकिन टक्कर के बाद। टक्कर के और बाद एक या दो जो है किसी की सरकार बनता हुआ नहीं दिखा रहे, बराबर के आसपास में दिखा रहे। तो अब सच्चाई तो खैर 14 तारीख को जब रिजल्ट पेटी खुलेगी तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि जिस लेवल पे एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है वो इस बार का नहीं है। हो सकता है कांटे के टक्कर के बाद एनडीए ही सरकार बनाए, लेकिन जिस लेवल पे 180 190 सीट का रुझान दिखा रहे हैं एनडीए के फेवर में, ये बिल्कुल भी जायज नहीं लगता नहीं, है। इस चीज से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सत्ता जब भी आएगा एक तरफा आएगा। इस बार जो भी होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी। यदि एनडीए की सरकार बनेगी तो पूर्ण बहुमत से बनेगी, यदि गठबंधन की सरकार बनती है वो पूर्ण बहुमत से हम बनेगी। लोग सरकार देखो, की बात पूर्ण करें। हंग असेंबली इसलिए नहीं मान रहा हूँ मैं एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल भी जितने भी दिखा रहे हैं वो एक तरफा दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये पूर्ण अलग चीज- बहुमत नहीं, जो उनका जो विनिंग नंबर है उसके आसपास ही रहने वाले हैं। 10 सीट ऊपर या 20 सीट ऊपर, जो एक ही बार 50-60 सीट ऊपर अगर नहीं, किसी मैं की एक बोल चीज रहा और है, आपको बता रहा मैं हूँ कि इसमें बिहार इन्वॉल्व एक ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य है, बिहार राज्य नहीं, बिहार एक ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे पोलिंग परसेंटेज में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है। क्यों? उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर पुरुष जो है उनके घर के, वो बाहर जाके कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जी। तो उनके घर में सिर्फ महिलाएं बच जाती हैं, तो वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा होता है। और ये ध्यान में रखना होगा कि वोट के दौरान भी, इसको भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए था, पता नहीं चुनाव आयोग कहाँ था इस मामले में। वोट के दौरान भी और वोट से ठीक पहले उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये आए हैं। तो ये जो 10,000 है बहुत कमाल करने वाला है। रात में 500,000 जब मिलता है इलेक्शन से एक रात पहले, तो उस पे लोग बिक जाते हैं। तो ये तो 10-10 हजार की बात है। और ये भी बताया गया कि आगे 2 लाख रुपया मिल रहा है, आगे आने वाले समय में 2 लाख मिल रहा है। तो ये जरूर एनडीए को जरूर फायदा करेगा, ये मेरा अपना मानना है। नहीं, हम लोग अभी बात कर रहे थे एग्जिट पोल्स वगैरह की। तो एग्जिट पोल में जो एग्जिट जो दिखाया जाता है, मैं बहुत सारे लोगों से मैंने व्यक्तिगत पूछा और बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ, कोई भी एजेंसी, इससे पहले उड़ीसा में भी चुनाव हुए थे, कोई भी एजेंसी आपके एरिया में आई थी क्या? तो व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों, मैंने 400-500 लोगों से पूछा, किसी ने नहीं कहा कि कोई एजेंसी आया। तो इनका सर्वे करने का तरीका क्या होता है? देखिए, और सेकंड हो गया कि क्या इसको एक माहौल बनाने का, इलेक्शन रिजल्ट से पहले क्या ये जो सर्वे होती है एक माहौल बनाने का काम करती है? दोनों चीज है। पहला चीज ये है कि ये तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि एक माहौल तो बनाया जा रहा है। 14 तारीख के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि यदि आप कुछ धांधली करते भी हैं तो वो आप धांधली पहले ही बता दें कि एग्जिट पोल में आया हुआ था, तब तो बनना ही है। दूसरी बात ये है कि ये जो एग्जिट पोल के जितने भी लोग हैं, मेरा जहां तक मानना है, वो शहर में या फिर ऐसे जगह पे जाके वो लोगों से पूछते हैं, या फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं, जहां तक उनका रीच पहुंच सके, यानी शहरांचल में, शहर के टाउन एरिया में। और टाउन इलाका में ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर वोटर एनडीए के पक्ष में रहते हैं। गांव देहात में जहां पे एकदम जहां पे वास्तव में कास्ट के ऊपर वोट होता है, या फिर लालू जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे होता है, वहां तक कोई भी सर्वे वाला पहुंचता नहीं है। जो भी वो टाउनशिप में है, और टाउनशिप का सैंपल साइज बहुत कम होता है। अब आप मान लीजिए टाउन में 100 लोगों से पूछा गया एक जगह पे, तो टाउन में पहले ही आपको मान के चलना है कि 95% लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं। और वहां पे 60 आदमी मिल गया, 60 आदमी लोग वोट दे दिए, बोले कि नहीं एनडीए को, तो वो तो बोलेंगे ना कि मेरा हम लोग। और गांव में क्या है, डिपेंड करता है सैंपल साइज क्या है सैंपल साइज। और किसी का बिहार जैसे राज्य में 7 करोड़ जहां वोटर है, यदि 1% भी आप लेते तो 7 लाख लोगों से पूछना पड़ेगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, उन्होंने सैंपल साइज बहुत बड़ा लिया है। मैंने अपने आप लाख का सैंपल नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे मैंने देखा है, फेसबुक पे देखा है, कुछ लोगों ने जो एक सर्वे किया था, उसमें जो लाइक करते हैं और ये यस और नो करते हैं ना, उसमें तो मैंने देखा है कि महागठबंधन में 90% लोग यस किए हुए। तो अब आप क्या कीजिएगा उसमें? जो जेन्युइन यूट्यूब चैनल्स है और फेसबुक चैनल्स है, वहां पे जब पब्लिक से पूछा जा रहा है कि आप किसको वोट दिए, तो वहां पे ज्यादा महागठबंधन को आ रहा है। तो ये आप नहीं मान सकते कि आप एक ही चीज, जितने भी महागठबंधन का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ इस बार, जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की है, लास्ट के सेकंड फेज के लास्ट दिन या लास्ट दिन से उससे पहले, बीजेपी हो कि एनडीए के किसी घटक दल में उस प्रचार में वो जोश दिखा नहीं। और तेजस्वी ने एक दिन में 18 सभाएं की है, भले वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट के किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये इफेक्ट, क्योंकि तेजस्वी की टीम
अकेले तेजस्वी कह सकते हैं, उनको उन्होंने बहुत ही प्रचार किया है इस मामले में। कांग्रेस बहुत पीछे रही, इसमें नो डाउट है। मैं ये बात आपसे एकदम सहमत हूँ कि तेजस्वी ने पूरा अपना जोर लगा दिया 18 रैली करना, लेकिन जो उनके सहायक दल है जो भी है उन्होंने उनका वैसा साथ नहीं दिया। दोनों के एनडीए के भी, आप बीजेपी जदयू और आरजेडी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी ने भी जोर नहीं लगाया है, एक्सेप्शनल प्रशांत किशोर को लेकर मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था कि इस चुनाव में हमको लोगों तक पहुंचना है। उनको भी पता था क्योंकि वो डे 1 से बोलना चालू कर दिए थे कि अर्श पे या फर्श पे, तो फर्श बोल दिए जहां उनको पता था कि या तो हम 0 या सत्ता में आएंगे। मेहनत उसी लेवल पे उन्होंने किया। लेकिन प्रशांत किशोर लेकिन किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचा रहे हैं ना। फायदा अगर उनको, लेकिन उनको एजुकेटेड वोटर मिल रहे हैं जो बिहार की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि उनको बातों में वो दिख रहा है। वो जब भी बात कर रहे हैं शिक्षा रोजगार, वो बोल रहे वोट हमको मत दो, हमसे अच्छा कैंडिडेट है तो उनको दो जो तुम्हारे इलाके के लिए काम कर सकता है। तो उनका एक सोशल मीडिया के माध्यम से इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ा है। वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहते थे और स्कूल का जो बस्ता, उनका जो सिंबल है, वो गांव के आखिरी आदमी तक पहुंचाना चाहते थे, जो इस इलेक्शन में वो शायद पहुंचा दिए हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में वो किंग की भूमिका में आ सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है प्रशांत किशोर को लेकर। लेकिन 5 साल यदि वो काम करते हैं तो उनको जीत जो हम लोग देख पा रहे हैं कांटे का टक्कर है। सर्वे को अगर छोड़ दिया जाए तो जैसा हमारी बातचीत हो रही है, जैसा न्यूट्रल चैनल्स जितने भी हैं जो लोग कहते हैं उनको देख रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि कांटे का टक्कर है। और इस मामले में अगर कांटे के टक्कर हो रहा है तो लास्ट डे का जो आपका सीन है वोटिंग परसेंटेज, वो डिसाइड करेगा कि किधर गया। मे बी एनडीए का चांसेस मेरे हिसाब से 10% ज्यादा है। नहीं देखिए ये तो है ही, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि कल जो वोटिंग हुई, यानी कल सेकेंड फेज में जो भी वोटिंग हुई, उसमें मैक्सिमम ऐसे एरिया में वोटिंग हुई है जहां पे बीजेपी का एज थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं मुस्लिम बहुल इलाका है, कोई माइनॉरिटी बहुल इलाका है। पहला चरण क्या लगा आपको? पहला चरण ऐसा था कि पहला चरण बीजेपी के पक्ष में गया है, इसलिए क्योंकि उसका कारण ये था कि उससे ठीक कुछ दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए थे। तो वो मैं बार बार ये चीज बोला हूँ कि 10,000 जो है ना, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है एनडीए के पक्ष में, क्योंकि यही सेम काम उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था। महाराष्ट्र में भी ठीक इलेक्शन से पहले माई बहन योजना या कुछ ऐसा योजना था, शायद लाडली कुछ योजना, उसमें भी उन्होंने 7,500 रुपया उनके अकाउंट में डाला था। तो ये जरूर उसका लेकिन असर नहीं पड़ा, बहुत खास असर नहीं पड़ा। लेकिन इलेक्शन में ये काम आता है। आप मनोहर भाई, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप थोड़ा रुचि ज्यादा रखते हैं, स्टार्स की भूमिका इस इलेक्शन में क्या रहा? हाँ, वो मेरा भी सवाल था। स्टार्स, क्योंकि भोजपुरी में सारे स्टार्स एक साथ में थे। एक टाइम था पवन सिंह निर्दलीय जब चुनाव लड़े तो जितने भी इंडस्ट्री के सिंगर थे, जितने भी सपोर्टर थे, सब उनके साथ खड़े थे। आज इस इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग आपस में दुश्मन हो गए। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, जब भी स्टार्स इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो मैं थोड़ा हंसी मजाक के मूड में बोलता हूँ, लोगों को मुफ्त में मनोरंजन का फायदा मिल जाता है। ऐसे क्या होता है ना, जब भी कोई किसी स्टार को बुलाता है तो पहले तो आता नहीं है, आता है तो बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करता है, और इलेक्शन के समय में स्टार्स कहीं भी किसी भी भाव में चले जाते हैं, मतलब बिना पैसे के जाते हैं, पार्टी के रहते हैं तो चले जाते हैं। खेसारी की बात आ रहे हैं, हम वही आ रहे हैं, खेसारी की बात आ रहे हैं। कुछ स्टार्स अपना नाम बना लेते हैं और कुछ स्टार्स अपने नाम को बदनाम कर लेते हैं, उनका करियर भी दाव पे आ जाता है। जैसे अब मैं 2 लोगों का नाम ले रहा हूँ इस इलेक्शन में, 2 लोगों का करियर दाव पे है। एक है बीजेपी की तरफ से मैथिली ठाकुर और आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से खेसारी यादव। आपने सुना होगा कि खेसारी यादव के बेचारे के मुंबई वाले घर पे बुलडोजर चलने की भी तैयारी हो रही है। तो यदि सपोज यहाँ से भी हार गए और फिर मुंबई में बुलडोजर भी चल गया, तो उनको राजनीति में आना उनके लिए तो, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार का माहौल सेट कर दिया, चारों तरफ भीड़ भाड़। नहीं ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन वो वोट पड़ेगा कि नहीं इसकी गारंटी आपको नहीं दे सकते। आप जो सोच रहे हैं कि निरहुआ जीत गए, अब तो इस बार हार गए अलग बात है, निरहुआ जीत गए और ये आपके रवि किशन जीत गए, मनोज तिवारी जीत गए, सिर्फ ये अपने नाम पे नहीं जीते हैं, मैं बार बार ये भी कहता हूँ, ये सब मोदी जी के नाम से जीते हैं, पार्टी के नाम से। पवन सिंह का जो लोकसभा चुनाव कैसा भीड़ हुआ था, बहुत भीड़ हुआ था, लेकिन रिजल्ट कुछ और था। तो लोग जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो भीड़ आपको दिख रही है वो आपको जाके वोट दबाएगी कि नहीं, गारंटी नहीं है। और याद रखिए, कल किसी से डिस्कस करा था, मैं कहा था कि भीड़ में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं जो कि वोटर होते ही नहीं है। भीड़ वो लोग से भी भीड़ हो जाता है जो लोग वोटर होते ही नहीं है। तो आप भीड़ का पैमाना से आप वोट को नहीं डिसाइड कर सकते कि यदि भीड़ हो गया तो वो जीत जाएंगे। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, खेसारी का सिर भी फंस सकता है।
मैं मैथिली ठाकुर का सीट भी फंस सकता है। दोनों सीट में आपको फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों का क्रेज वैसा नहीं है जैसा नहीं, दिखाया केसारी गया को लेके मैं बताना चाहता हूँ, सारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों में जो एक जाति बहुल का काफी प्रभाव है, उसमें आरजेडी हम बहुत पहले लीड करता था। छपरा की सीट को छोड़ दिया जाए तो जैसे मढ़ौरा सीट हो गया, वो एक जितेंद्र राय वहां से जीतते आ रहे कई वर्षों से, ठीक है। इस बार भी उनका पलड़ा भारी है और उनके राज के टक्कर दे रहे हैं। हाँ, तो छपरा की आपने बात किया, छपरा सभी पार्टियां एक विशेष जाति के लोगों को ही दे रही है। सर, छपरा सीट में आपको बताऊं, खेसारी लाल यादव जब लड़ रहे हैं, उनके अपोजिट में कौन है? छोटी कुमारी बीजेपी से, जो कि वहां की निवासी नहीं है, वो दूसरे विधानसभा के निवासी हैं। राखी गुप्ता जो बगावत करके बीजेपी की मेयर है शायद, और वो मेयर पोस्ट पे होते हुए बगावत करके वो निर्दलीय लड़ रही है। उसके बाद है जनसुराज के एक धाकड़ जयप्रकाश सिंह करके नाम है। तो वो 3 ऐसे कैंडिडेट जो है जो आपस में लड़ रहे हैं और खेसारी अकेले लड़ रहे हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है इसका बेनिफिट खेसारी को ज्यादा मिलने जा रहा है। मे भी क्लोज फाइट में सीट बीजेपी निकाल ले, क्योंकि वहां पे केंद्र पूरा बैठा था, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है खेसारी बम्पर वोटों से जीत सकते हैं। लेकिन आप लोगों का अपना अनुमान है, लेकिन जो सर्वे बता रही है, जैसे कि मनमोहन जी ने बोला, वो भी सीट फंस सकती है। अगर यहाँ से एनडीए कैंडिडेट अगर जीतती है ना, तो ये जो चुनाव के जो सलाहकार हैं, जो लोग चुनाव को समझते हैं ना, उनके लिए एक नया अनुभव रहेगा। क्योंकि जो यहाँ से जो एनडीए के कैंडिडेट है, लोग बताते हैं कि कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, और वो मतलब कैमरे मतलब बोल दिए तो वो एनडीए के लायक नहीं थे, शायद नहीं है। तो यहाँ से अगर वो जीत, उनके अपने लोग बोल रहे थे, वो एक अलग तरीका का एक नहीं। आप अलीनगर का ही देख लीजिए, जहाँ पे मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर को मतलब इलेक्शन के डेट अनाउंसमेंट के बाद पार्टी में ज्वाइन कराया गया और उनको तुरंत सीट दे दिया गया। तो वहां के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो लोग पिछले 25 साल से 50 साल से काम कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके पार्टियां उस तरीके से नहीं सोचती है। पार्टियां स्टार्स को पार्टी मिला है तो उनके उस लेकिन लोग सोचते नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं, कार्यकर्ता सोचते हैं उनका प्रभाव दूसरे एरिया में क्या पड़ रहा है, इस पे फोकस रहता है। बहुत लोग देखिए, आप मीडिया को मत देखिए, यदि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ना, सोशल मीडिया में देखेंगे कि कार्यकर्ता लोग बहुत सारे ऐसा वीडियो बना के डाले हैं कि नहीं, इस बार आप मैथिली ठाकुर को वोट नहीं डाल के दूसरे को वोट दीजिए। और आपने क्या किया, उस कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन कार्यकर्ता तो वास्तव में वो सही बोल रहा है, वो तो गलत नहीं बोल रहा है। जो आदमी 25 साल 50 साल से उस पार्टी के लिए सेवा कर रहा है, आप उसको दरकिनार करके बिना उससे पूछे किसी को पैरासूट से लाके वहां पे टपका दे रहे हो, तो वो तो ऑब्वियसली वहां के लोगों के साथ अन्याय है। और वो मैथिली ठाकुर हो सकता है अगले 5 साल बाद वो परिपक्व नेता बन जाए, लेकिन अभी वो नेता भी नहीं है, वो तो अभी बच्ची है। उनके लिए नेता कहना भी सब सही नहीं है। और खेसारी जी के लिए फंसा हुआ है, वो सिर्फ दोनों सीट फंसा हुआ है दोनों। मैं तो खेसारी जी के साथ भी बोल रहा हूँ कि उनके साथ भी अन्याय होने जा रहा है। अच्छा, इस पूरे चुनाव में आप लोग मीडिया का जो रोल है उसको किस प्रकार देखते हैं? मीडिया हमेशा एक तरफा रहता है। मीडिया देखिए, मीडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, एक मीडिया के बहुत बड़े लोग से मेरी बातचीत हो रही थी और मैं उनका कभी इंटरव्यू भी सुन रहा था। उन्होंने कभी उनके गलती से दिल से उनकी बात निकल गई। देखिए, मीडिया के साथ दिक्कत क्या है, मीडिया बिना पैसे के चल नहीं सकती, और पैसा कहाँ से आएगा? जो सत्ता में है वही पैसा उनको एडवर्टाइजमेंट देगा, फंडिंग वहीं से आएगा। तो मीडिया के साथ प्रॉब्लम है, या फिर बोलिए कि उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता के साथ ही चलेंगे, पक्ष में ही रहेंगे। और ये देश का दुर्भाग्य ही है, क्योंकि एक मीडिया लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है, और उस स्तंभ को यदि तोड़ दिया गया हो, उस पर बैंडेज लगा के प्लास्टर करके चलाया जा रहा हो, तो ये तो दुर्भाग्य है। और मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं कि मीडिया एक तरफा है। एक पहले क्या होता था, पहले जो मीडिया था डीडी न्यूज चलता था, तो सरकार की तरफ से प्रसारित था, तो सरकार की अच्छी अच्छी चीजों को दिखाता था। उनके अपोजिट में प्राइवेट मीडिया आई, जो लोगों का रियल समस्या को लोगों के सामने लाया, और प्राइवेट मीडिया लाया तो लोगों में क्रेज बढ़ा और बहुत सारे मीडिया हाउस आए। जैसे जैसे मीडिया हाउस आते गए तो कुछ लोगों ने सरकार के लिए भी काम करना चालू किया, ऐसा माना जाता है। और उसी क्रम में आज जो मीडिया दिख रही है, वो मतलब इतने मीडिया घुल गए हैं कि फॉल्स न्यूज दिखा रहे हैं और उसको फिर वापस उनको डिलीट करना पड़ रहा है। तो मीडिया की विश्वसनीयता भी बहुत खतरे में है। कुछ एक न्यूज चैनल हैं जो काफी न्यूट्रल में दिखाते हैं और कुछ लोग अपोजिशन का दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया हाउस पे भी बड़े बड़े लोगों का कब्जा है, पॉलिटिशियंस का कब्जा है। तो वो कहीं ना कहीं मीडिया अब स्वतंत्र नहीं रह गया है, ऐसा कह सकते हैं। होप सो भविष्य में ये
भारत हाल फिलहाल में तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो एक कलाकार थे कल बहुत सुबह, famous, कल सुबह। धर्मेंद्र, उनको मरता हुआ पूरा और उस पे इंटरव्यू भी चल गया, बहुत इंटरव्यू सारे भी चल- कलाकारों का आधे एक घंटे तक, आधे घंटे का उनका जीवनी का पूरा सब कुछ दिखा देने के और बाद बहुत वो सारे वीडियो एक्टर्स को हटाए। बुला के उनसे श्रद्धांजलि भी दिवा दी गई। और दिवा आज दी गई। देखिए, विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और आज देखिए वो स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। इसी कारण से लोग एग्जिट पोल पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि बहुत सारे लोगों को टारगेट करके कहा मीडिया हाउसेस को कि आप तो कराची और इस्लामाबाद भी भारत में मिला लिए थे, और इसके बाद धर्मेंद्र भी जी को भी आपने मार दिया था, तो एग्जिट पोल में आपका वाला पे भरोसा नहीं है। ऐसा है, उन्होंने सीधे लैंग्वेज बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया है। लेकिन एक्चुअली सरकार किसकी बनेगी वो तो 14 तारीख ही डिसाइड करेगा। अब ये भी आप नहीं कह सकते कि डिसाइड 14 तारीख को करेगा और ये वोटर डिसाइड कर रहे हैं, कि सत्ता डिसाइड कर रहा है, कि गोदी मीडिया डिसाइड कर रही है, या फिर चुनाव आयोग की लापरवाही पूरी तरीके से देखी गई है। पूरा 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 उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को जब कैंडिडेट जाके पूछ रहे कि यहाँ जीविका दीदी का क्या कर रही है तो हमको पता ही नहीं है। देखिए ये चीज तो मैं वो करेक्ट करना चाह रहा हूँ, जीविका दीदी का रोल हर इलेक्शन में रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में उनका रोल एक तरफा रहा है। हर इलेक्शन में जीविका दीदियों को ये बताया जाता है कि वो घर घर में जाए और लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, खासकर महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिहार में डीएम से भी बात हुआ, उनकी ड्यूटी उस दिन नहीं, ये ड्यूटी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि हर इलेक्शन में, पूरे भारतवर्ष के हर इलेक्शन में ये चीज कहा जाता है, आशा वर्कर्स, जीविका दीदियों को कहा जाता है कि आप घर घर जाएं और महिलाओं को, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, तो उन महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन इस बार उनका जो दायरा थोड़ा और बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि इलेक्शन जहां भी होता है, जो भी बूथ होते हैं, उसके लगभग 100 मीटर के दायरे में 144 लगा रहता है, तो यहाँ पे आप 4 लोग तो बैठ भी नहीं सकते हैं। तो जिनका वहां पे जाना वर्जित है तो वो लोग बैठे हुए, वो तो गलत है ही, लेकिन जीविका दीदी का रोल हमेशा रहा है। वो जीविका दीदी ना कह के आप मान के चलिए आंगनबाड़ी लेबर हो गए, आशा दीदी हो गए, ये लोग का हमेशा रोल रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग किसी पार्टी विशेष के लिए वोट करा रहे थे। सोशल मीडिया को इस इलेक्शन में आप किस तरीके से देखेंगे? सोशल मीडिया जो नहीं रहता ना, तो जो थोड़ा मोड़ा जो दिख रहा है ना धांधली, वो भी आपको नहीं पता चलता। सोशल मीडिया के कारण ही प्रशांत किशोर 150 सीट जीत चुके हैं, सिंपल सा। यानी उनका सोशल मीडिया पे जो क्रेज बना था, आज अगर जनसुराज अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज लाएगा तो ड्यू टू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे आजकल लोग सच्चाई देखना पसंद करें। सोशल मीडिया के कई ऐसे चैनल्स, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो है जो रियलिटी सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी सरकार से पैसा नहीं लेना है, उनको यूट्यूब के जो बनाए हुए एल्गोरिदम से पैसा लेना है, और उनका पैसा काफी आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि भारत बदले, बिहार बदले, और अलग अलग राज्य जो भी है बदले। तो उसके लिए उस हिसाब से वो मेहनत करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम आप खुद देख लीजिए, जितने भी मीडिया हाउस के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसकी व्यूज होती है हजारों में, 2000, 5000, 7000 व्यूज होती है। और जो लेकिन जो डे वन से यूट्यूबर बन के आ रहा है उनकी व्यूज काफी जा रहे हैं। और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, स्वतंत्र पत्रकार होके आ रहे हैं, वो लोग, उन लोगों की व्यू लाखों में, करोड़ों में जा रही है, 10-10 लाख, 15-15 लाख। वो लोग रियलिटी दिखा रहे हैं, तो लोगों की विश्वसनीयता पूरे मीडिया से जा चुकी है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं मीडिया देखना ही बंद कर दिए, न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दिए। उनको लगता है कि ये कॉमेडी सर्कस चल रहा है, कॉमेडी शो टाइप। इससे अच्छा है कि भैया अपना न्यूज चैनल कॉमेडी न्यूज ही देख लो, कॉमेडी का जो कोई एपिसोड देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। इस पूरे इलेक्शन में मैं अगर जो भी आम वोटर है, मेरे जैसा आम वोटर है, वोटर चाहे कहीं चाहती हूँ, उसके मन में चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग जो इस बार जिस प्रकार से जो सामने जो चीजें आई, वो तो तथ्य अलग चीज है, लेकिन जो सामने दिखी, आम वोटर कैसे लेगा चुनाव आयोग के बारे में? उसको वो चुनाव आयोग पहले निष्पक्ष रहा करता था, लेकिन आजकल चुनाव आयोग भी पूरे सत्ता के प्रेशर में काम करता है। देखिए, और डरा हुआ चीज, चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया ही पहली बार बदल गई है। पहले आप तीन लोग जो चीफ चुनते थे, उसमें 2 सत्ता पक्ष से ही रहेंगे। तो आपको लगता है वीटो पावर सत्ता पक्ष में जा चुका है। तो अब जो भी आएगा, दूसरी बात, आप चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, आप उनके कोई सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देने के अधिकारी नहीं है। ना आप केस कर सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, ना आप एलिगेशन लगाते रहिए, वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका वो रिप्लाई कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा कानून बन गया है कि आप चुनाव आयोग के ऊपर में किसी भी तरीके का सवाल उठा के मर जाइए, आपको ऐसा कानून आ गया है कि उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, ना आप केस कर सकते हैं,
ना किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। तो चुनाव आप इसी से समझ जाइए कि कैसा काला कानून लागू हुआ है। नहीं तो चुनाव आयोग एटलीस्ट कम से कम निष्पक्ष रहता तो देश को एक स्वस्थ और सुंदर लोकतंत्र बहाल होने का मौका मिलता। लेकिन क्या है ना, अब मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज की जो वास्तव में एक्टिव लोग हैं ना वो भी अब धीरे धीरे निरस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर ले एक तरफा ही सब कुछ होने वाला है। और ये बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है, क्योंकि आज गलती से कभी सत्ता परिवर्तन हो भी जाए तो यदि सत्ता परिवर्तन होगी तो जो सामने वाला जो दूसरा पार्टी आएगा वो भी वही चीज अपनाएगा, वही सेम चीज करेगा। ये एक राह दिखा रहे हैं, एक राह दिखा रहे हैं गलत चीज का। लोगों को अच्छी बात सिखानी चाहिए, ये गलत चीज सिखा के जा रहे हैं। इस चीज से तो हम लोगों को डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए। मेरा भी वही आप लोगों से पूछना है, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो उससे बहस नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव आयोग की कार्यशैली है, किसी भी पार्टी के आप वोटर हो, मतलब ये बहुत संदेह के घेरे में आती है। नो डाउट, इस पे कोई प्रश्न नहीं। जो भी एक आंख से अंधा तो नहीं बोलूंगा, जो दिमाग से अंधा होगा उसी को लगेगा कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। यदि थोड़ा भी आपके पास नजरिया है तो आप ये समझ में आएगा कि चुनाव आयोग कुछ हद तक एक पक्ष में काम कर रहा है। मैं पूरे तो नहीं कर सकता कि पूरा करना इतना आसान नहीं है इस सोशल मीडिया के युग में, लेकिन कुछ हद तक एक पार्टी के लिए काम कर रहा है जो कि उनको हर चीज में बचा रहा है। जैसे कल की बात कर रहा हूँ, कल की घटना ये है कि बहुत सारे बूथ पर एक विशेष प्रकार का गमछा लेके घूम रहे थे, ठीक है, तो इसी के विरोध में सिंबलाइज इसके विरोध में दूसरे पक्ष ने भी एक विशेष प्रकार का गमछा लेके वहां पे पहुंच गए। कुछ लोग साड़ी पहन के भी आ गए और उसके लिए आपने विरोधी दल के लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया, उनको पुलिस अरेस्ट करके लेके चली गई, और जो पक्ष में थे उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसा 2-3 जगह से वीडियोज आए। तो ये तो एक तरफा ही है, इस पे तो कोई ये नहीं। आप यदि कोई भगवा गमछा लिए है तो वो पंडित हो गया, और कोई हरा गमछा लिए हो तो एक पार्टी विशेष हो गया। ये तो गलत धारणा है ना। उसने कहा कि हम पंडित हैं और हम लोग भगवा गमछा लिए हुए हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। और कुछ लोग हरे गमछे लिए हुए थे तो उनको कहा गया कि नहीं आजादी के समर्थक है और ये लोग चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, लोगों को प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये गलत है। नियम है तो सबके लिए है और नियम नहीं है तो किसी के लिए ना हो। तो ये चीज होना चाहिए। चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें सीसीटीवी फुटेज की जो बात आई थी कि नहीं दिखाने का, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम अपने घर के महिलाओं का क्या फोटो दिखा सकते हैं। तो एक आम वोटर और पढ़े लिखे भी जो वोटर हैं वो इसको कैसे, मतलब अगर फोटो नहीं, पहले 45 दिन तक दिखा सकते हैं, 45 दिन के बाद नहीं दिखा सकते। ये भी तो नौटंकी। ये बात पे क्या है जो आप बोल रहे हैं कि नहीं पहले आप एक दिन भी नहीं दिखाते, आप रिकॉर्डिंग ही नहीं करते। क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर? आप रिकॉर्डिंग नहीं, यदि महिला का सम्मान करना है, इतना घूंघट में रखना है तो आप रिकॉर्डिंग ही मत कीजिए। लोगों को जितने भी महिलाएं उनको बोलिए कि एकदम पूरा सर ढक के आए, हिजाब पे ये पहन के आए, आपका बुर्का पहन के आए, महिलाओं को घूंघट लेके आने के लिए बोलिए। और क्या करेंगे? और कैमरा भी मत लगाइए। और चुनाव में तो कैमरे पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बहुत से, जैसे दिल्ली का एक जिक्र है, वहां पे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़ाया हुआ था। दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ वहां पे वो वोट को कैसे काट रहा था। तो अगर नहीं, ये कहने की बात ही नहीं। यदि 45 दिन के अंदर कोई मांगेगा तो आप उसको दे दीजिएगा। उस समय किसी महिला की निजता का हनन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि 45 दिन बाद यदि आप मांगेंगे तो वो निजता का हनन है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, यदि सरकार को इतना ही निष्पक्ष होने की इच्छा है तो आप एक काम करो ना, हर बूथ को आप लाइव कर दो, लोग सेव करके रख ले। जहां पे उनको डाउट हो, आप हर वोटर्स को अपने आधार से जोड़ दो कि वो अपना थंब लगाए और जाके वोट करे। आप सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी, ये संभव होगा नहीं। चुनाव आयोग को हमारा सुनने वाला सरकार के ऊपर बात करे तो नहीं, यदि हम चुनाव पे बात नहीं, हम चुनाव पे बात करें, कोई उससे हमारा कोई हम वो चीज नहीं है। हमारा मकसद है कि चुनाव आयोग का जो इस प्रकार से आज चुनाव बिहार में हो रहे हैं, कल उड़ीसा में भी होगा और पूरे देश में होगा। तो यदि कोई सुधार हो सकता है तो ये अच्छा माध्यम है। हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं ना कि आप अपने आधार के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी वोट कर सकते हैं। सपोज मैं एक बिहारी आदमी हूँ, मैं रहता हूँ उड़ीसा में हूँ, मेरा वोटर कार्ड उड़ीसा का है। यदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोटर कार्ड बिहार का है, लेकिन वो वोट नहीं दे पा रहे। क्यों? यहाँ से भी वो छुट्टी लेके जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी जीविका चली जाएगी। क्या उनको अधिकार नहीं है वोट देने का? क्या ये संभव नहीं हो सकता था कि आप बूथ वाइज नहीं, पार्टी वाइज, यदि 20 पार्टी लड़ रही हैं तो 20 पार्टी का एक ईवीएम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगा देते कि जो भी बाहरी लोग हैं जो बिहार से रहते हैं वो आके अपना आधार वोटर कार्ड दिखाएंगे और वहां वोट दे देंगे। ये एक
कुछ हद तक संभव हो सकता था कि बाहर के लोग भी वोट दे दें। जैसे अभी ये कहा गया कि राशन कार्ड पर किया गया कि पूरे देश में एक राशन कार्ड बनेगा जिससे कहीं से लोग राशन ले सकते हैं, तो वोट भी देने का कहीं से भी अधिकार होना चाहिए था। आप आधार कार्ड से लिंक कर देते या किसी से लिंक करते, तो बहुत लोग वोट से पढ़े, जो लोग अभी बहुत फॉल्स वोटिंग हुई है इस चुनाव में। आप जो 5 बजे के बाद जो भी वोटिंग होती है, मैं ये नहीं बोला कि सभी वोटिंग, 5 बजे तक लोग इंतजार करते हैं कितने लोग वोट देने आए। उसके बाद बहुत सारी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 5 बजे के बाद बहुत फॉल्स वोटिंग होती है, ये सत्य है। लोग माने ना माने अलग बात है। मीडिया पे आप पूरा प्रैक्टिकल बात बता रहे नहीं, जो सही है जो मैं बता रहा हूँ, 5 बजे तक लोग इंतजार करते हैं कौन लोग आए नहीं आए। वो जो टिक मारा जाता है ना, उसका कारण यही है, टिक चेक करते हैं कितने लोग का अटेंडेंस लगा, जिसका नहीं लगा उसमें आप कितने लोगों द्वारा रुपया वोट नहीं। दिलवा सकते हैं। चुनाव में साफ साफ दिखा है कि एक आदमी दिल्ली में भी वोट दिया है, बिहार में भी वोट दिया है, हरियाणा में भी वोट दिया है, बड़े बड़े लीडर्स। और उनका एक्सक्यूज ये था, कुछ एक का एक्सक्यूज ये था कि मैंने एड्रेस चेंज करा दिया है। अगर एड्रेस चेंज करा दिया है तो फिर तो 20-20 हजार लोग एड्रेस चेंज कराएंगे, आज यहाँ वोट दिए कल वहां वोट देंगे, इस तरीके से एक ही सरकार जिंदगी भर रह जाएगी। टेक्निकली हो सकता है वो सही है, टेक्निकली सही है, हो सकता है। टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा ब्राजीलियन मॉडल का, वो कहीं हद तक ठीक है। राहुल गांधी ने दिखाया कि 100 से भी अधिक एपी का आईडी में उनका फोटो लगा हुआ है। 100 नहीं है, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में चुनाव जब वो वेबसाइट खुल रहा था 20 तो था ही, क्योंकि वेबसाइट अगर वो नहीं सच था तो वो वेबसाइट का लिंक क्यों हटाया? नहीं, एक चीज और बता रहा हूँ, आप उसका बात छोड़िए। एक बड़े नेता है बीजेपी के, नाम नहीं लूंगा, वो पहला दिल्ली में वोट किए, दिल्ली इलेक्शन में, और फिर जाके, मैं नाम बता दे रहा हूँ, राकेश सिन्हा जी। नहीं, तो उनका ये कहना था कि मैंने अपना एड्रेस चेंज करा के बिहार करा लिया, लेकिन ये टेक्निकली सही नहीं था, क्योंकि वो आज भी प्रोफेसर दिल्ली में है। और ये इलेक्शन कमीशन का जो रूल है उसमें ये कहता है कि आप जहाँ पे कार्यरत हैं वहीं पे आपका वोटिंग होना चाहिए, वोट होना चाहिए। तो आप तो पहले भी बिहार के ही थे, तो आपने चेंज क्यों कराया दिल्ली का? तो ये थेथोलॉजी तो नहीं चलेगा ना। आप यदि यही और ऐसा एक नहीं घटना, इनके कार्यकर्ता जितने बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे, और आप सबसे बड़ी चीज है, देखिए ऑनलाइन है तो एपी का आईडी नंबर से आप चेक भी कर सकते हैं, और लोगों ने चेक करके प्रूव किया है। लेकिन इन सब चीज न्यूज को बहुत सारे मीडिया हाउस ने सामने नहीं आने दिया, ताकि एनडीए सरकार के ऊपर में असर ना हो। यही चीज यदि तेजस्वी का हो गया था तो कितना न्यूज में हाहाकार। तो मैं देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष में या पार्टी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के पक्ष में हूं। और स्वस्थ लोकतंत्र कब बनेगा? जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होगा। क्योंकि आप एक ही पक्ष को यदि हमेशा सत्ता में रखेंगे तो वो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, वो फिर राजशाही हो जाएगी। फिर वो तो आप जो आज से 70-75 साल पहले था वो हाल हो जाएगा। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अल्टी पल्टी होते हुए रहना चाहिए। अल्टी पल्टी का मतलब कुछ और है, वो मत समझिएगा अल्टी पल्टी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार होना चाहिए। मतलब पलटू राम से था तो वो बार-बार पार्टी चेंज करके ऐसे ही स्वस्थ लोकतंत्र को हवा देते ही रहते हैं। और नहीं, नीतीश जी इस बार नहीं पलटेंगे। नीतीश जी का इस बार चुनाव में क्या रोल था आपको? देखिए, एक चीज इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। नीतीश जी पे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एकमात्र पूरे चुनाव में नीतीश कुमार एक ऐसा आदमी था, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिसपे एक भी दाग नहीं है। न परिवारवाद का दाग है, क्योंकि उसने अपने बेटे को नहीं बताया आगे। न कोई करप्शन का दाग है, क्योंकि उसने कोई अपने अंदर में कोई डिपार्टमेंट रखा ही नहीं है, तो कोई करप्ट होंगे कैसे? और तीसरा, एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर जो सो कॉल्ड जंगल राज, हम लोग तो उतना नहीं देखे हुए, लेकिन सो कॉल्ड जंगल राज को दबाने का। एक चीज और याद रखिएगा, 40 साल से ऊपर के लोगों ने आरजेडी को बहुत कम वोट दिया है, क्योंकि उनके मन में एक ऐसी धारणा बैठी हुई थी, या उनको ऐसा लगा होगा कि एक जंगल राज था, रोड नहीं था। लेकिन ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? समय के साथ सबका डेवलपमेंट हुआ है। आपका नहीं हुआ है, हमारा नहीं हुआ है, सबका डेवलपमेंट हुआ है। आज कुछ दिन पहले तक हम लोग साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल से, आज कार से चलते हैं। डेवलपमेंट हुआ है, तो रोड भी उसी तरीके से बने। उस समय हमारा राज्य देश वास्तव में गरीब था, हमारे पास पैसे कम थे, तो उस समय उतना संसाधन नहीं था। गाड़ियां कितनी थी, बाइक्स नहीं थे, कार नहीं थे, तो रोड उतने हिसाब से नहीं बनते थे। आज यदि रोड ही डेवलपमेंट का पैमाना है, तो रोड इसलिए बन गया कि गाड़ियां बढ़ गई, रोड टैक्स सरकार को ज्यादा मिल रहा है, टोल गेट टैक्स ज्यादा मिल रहा है, तो सरकार बना रही है। तो ये पैमाना आप नहीं सकते कि सरकार डेवलपमेंट कर रही है। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि नीतीश कुमार का एक ऐसा नाम है जिस नाम को हर आदमी पकड़ना चाहता है, वो बीजेपी हो या आरजेडी हो। आज क्या आप इसमें मैं कटाक्ष कर रहा हूँ। बीजेपी ने पहले चरण में नीतीश कुमार को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, क्योंकि चाहती थी उनके जो शरीर की अवस्था थी उसके आधार पर लगा कि ये आगे और
नहीं संभाल पाएंगे। और किसी एक राजनीतिज्ञ उनका नाम लेना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर ने ही कहा था कि नीतीश कुमार जब सबसे कमजोर दिखाई देते हैं उस समय वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है प्रशांत किशोर का कि एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए, आप नीतीश जी को कैसे लेते हैं, तो इस चुनाव में वो पूरी तरीके से कमजोर दिखे, इसलिए ये एग्जिट पोल ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरीके से स्ट्रांग फेवर एनडीए के पक्ष में आ रहा है। ऐसा मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं इस को काफी क्लोज देख रहा था कि नीतीश जी को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया था पहले चरण में। जैसे ही देखा कि कुछ वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं या नीतीश जी को लेके सपोर्ट बढ़ गया और बीजेपी को लेके नाराजगी जाहिर हो गई, तो सेकंड चरण में अमित शाह को आखिर कहना पड़ा कि नीतीश जी सीएम होंगे, लेकिन वो काफी देर हो चुकी थी। बट देखिए उसका रिजल्ट में क्या असर पड़ता है, लेकिन वो काफी देर हो चुका था। नहीं, नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता है, उनको तो आप, मैं बार बोल रहा हूँ, यदि आरजेडी को आज ही मौका मिलेगा नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का तो कोई भी जाके सरकार बना लेगा। तो उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है क्या कि वो 5 साल बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे? देखिए अभी तो वो बनेंगे, आगे का कोई नहीं जानता, आगे बीजेपी कुछ और सोच के रखा होगा, लेकिन अभी तो उनको बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि हमने एक गलती कर दी। एक बार किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते थे, उन्होंने बोला कि विधायक दल की नेता चुनेंगे। आज तक ऐसा कभी बिहार में विधायक दल का नेता नहीं चुनता था, हमेशा नीतीश कुमार रहते थे। एक बार फिर नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को न बोलना बीजेपी को उस समय बैकफायर कर गया और फिर उन्होंने गलती सुधारी। राजीव प्रताप रूडी ने हर जगह बोला कि पहले नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। तो ये सुधार उन्होंने करना शुरू किया, उसका फायदा उनको मिला ही है। नीतीश कुमार अस्वस्थ होते हुए भी 76 रैलीज उन्होंने किया है। तो यदि 76 रैली में 5-5 मिनट का भाषण नहीं दिया है, आधा घंटा का भाषण दिया है, तो एक मायने रखता है। तो ये आप नहीं कर सकते नीतीश कुमार अस्वस्थ थे इसलिए, ये अलग चीज था। नीतीश कुमार अस्वस्थ नहीं थे, बीजेपी को सत्ता में आना था, उनको अपना मुख्यमंत्री देना था, इसलिए वो ये बोल रहे थे, ये नैरेटिव फैला रहे थे। लेकिन उनको लगा कि बिना नीतीश कुमार के इस बार संभव नहीं है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हमारे लिए नीतीश कुमार ही बड़े भाई हैं और उनके नेतृत्व में ही सरकार फिर से गठन किया जाएगा, जो कि होता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से। आप लोग से आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग को क्या लगता है बिहार में इस बार परिवर्तन होगा या जो पुरानी सरकार है वही आएगी? वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड जो है रहता है, अगर एक्स्ट्रा होता है तो हमेशा माना जाता है कि अपोजिशन को वो फायदा मिल रहा है। मेरे हिसाब से वो मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार का सपोर्ट लेवल मशीनरीज का यूज किया गया है, जैसे चुनाव आयोग हो कि उनसे रिलेटेड जीविका दीदी हो, या जिस प्रकार से केंद्र का पूरा उठ के आना, तो वो कांटे के टक्कर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सिंगल वर्ड में पूछेंगे तो एनडीए जीत सकती है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि लोग कम हो गए हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, लोग उतने ही वोट किए जितने वोट पहले किया करते थे, लेकिन लोग कम हो गए, क्योंकि तो परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जो सत्ता में है वो सत्ता कंटिन्यू करने का उनका ज्यादा चांस है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा तरीका अपनाया है। 10,000 वाला एक बहुत बड़ा मायने रखा है कि महिलाओं को बिहार में लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को मिला है 10,000 रुपया, तो वो एक मायने रखेगा। दूसरा चीज, ध्रुवीकरण जो भी हुआ है, तो हिंदू वोट एक तरफ होता ही है, तो वो एक दूसरा। तीसरा चीज, आज भी नीतीश कुमार एक फेस है, एक चेहरा है जिसपे लोगों को विश्वास है। तो ये एक 3 फैक्टर है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए आराम से सरकार बना रही है, ये अपना मेरा मानना है। और जनसुराज जो वोट कटा भी है, जनसुराज एनडीए से भी वोट काटा है या आरजेडी से वोट काटा है, लेकिन वोट आरजेडी का ज्यादा कटा है, एनडीए का कम वोट कटा है, ये मुझे अपना लग रहा है। क्योंकि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर जनसुराज के एक कैंडिडेट थे जिनका नाम है केसी सिन्हा, वर्ल्ड वाइड उनके मैथ को पढ़ा है, बुक्स चलते हैं। अगर मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, अगर ऐसे लोग अगर चुनाव में हार जाते हैं, केसी सिन्हा जैसे लोग, तो ये बिहार का दुर्भाग्य है, वहाँ के लोगों बिहार का दुर्भाग्य है, और पूरे ये केसी सिन्हा का दुर्भाग्य नहीं है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। और समझिए तो चुनाव प्रक्रिया से और चुनाव से अच्छे लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा और वो लोग कभी राजनीति में नहीं आना चाहेंगे। जो धन बल बाहुबल होगा या अनपढ़ आदमी होगा वही चुनाव में आएगा, क्योंकि उनसे ग्रेट आदमी बिहार की धरती पे करंट प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं है।
एक खान सर का फेमस बयान है ना कि अगर आप बिहार इलेक्शन के पंचायत चुनाव में भी नासा के वैज्ञानिक को ला दोगे सही बात है, तो वो भी हार जाएगा। ये बात सच होती है। एकदम सही सही दिख रही है। लेकिन चुनाव है, जनता के मन की बात पूरी तरीके से मैं समझा आखिरी नहीं बात सकता। आपको, आखिरी लाइन आपको बता रहा हूँ कि बिहार के इलेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई मोकामा में, उसको 2 से 3 दिन के अंदर रफा दफा कर दिया गया। वो न इलेक्शन में उसका कोई असर माहौल रहा, था। न उसका कोई माहौल होना। यही चीज यदि दूसरे तरफ से हो गया रहता, और दूसरे तरफ से हुआ ही था, पूरा चुनाव मोदी उसी पे जी लड़ा के जाता। माँ को किसी तीसरे आदमी ने आके गाली दे दिया था, उस पर पूरे इलेक्शन भर हर मंच पे ये बात जरूर एक बार उठाया गया कि ये लोग ऐसे हैं। तो ये तो है ही कि उनके पास, हाँ, बीजेपी की मैं ये तारीफ करूंगा कि बीजेपी 24/7 इंटू 365 डेज इलेक्शन मोड में रहती है। वो मेहनत करते हैं, किसी चीज में वो पीछे नहीं हटते, ये मैं आपको मानता हूँ। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको चुनाव में सीखना मेहनत- चाहिए। चुनाव के लिए हाँ, मेहनत मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं। उनका पूरा तंत्र को उन्होंने लगा देते हैं। उनके जितने भी नेता हैं सबको वो, आप वहां के ये लोग नहीं जानते होंगे, यूपी के एमएलए को बुलाकर गांव गांव घुमाया जा रहा जी। है, मंत्री को नहीं, एमएलए को घुमाया जा रहा है। मंत्री तो चलिए कहीं कहीं, योगी जी गांव गांव घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, बीजेपी अपना पूरा ताकत झोंक देती है इलेक्शन में। ये चीज अब दूसरे पार्टियों को सीखना पड़ेगा बीजेपी से, तभी उनके साथ आप कंपीट कर पाएंगे। और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए, कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसको डुबा रही है। कांग्रेस थोड़ा भी मेहनत नहीं कर रही है, जिस तरीके की वो पार्टी है उसके हिसाब से उसका मेहनत जीरो है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है। कांग्रेस मुक्त कांग्रेस हो तो रही है। कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों का कहना है। ये जो क्योंकि राहुल अगर गांधी है, बीजेपी राहुल को गांधी हराने के लिए, मेहनत नहीं कर अगर रहा। आने वाले दिन में बीजेपी अगर हारेगी भी तो सिर्फ कांग्रेस ही हरा पाएगी, दूसरे किसी पार्टी नहीं, में लेकिन क्षमता हो नहीं सकता है कि वो और अगला ना हो नेतृत्व करे, पाएगा। आने कभी वाला भी। नेतृत्व कर पाए। कोई लेकिन भी अभी जो नेतृत्व है, करे, कांग्रेस रहेगा ही नहीं, रहेगा। अभी जो कांग्रेस पार्टी कभी है, खत्म अभी जो पार्टी है, जैसा मेहनत होना चाहिए था वैसा मेहनत नहीं हुआ। राहुल हम गांधी बोल देते हैं, गलती से हम बोल देते हैं, 8 या लेकिन 10 कांग्रेस कहीं रैली ना कर रहे कहीं हैं। वो नहीं, समय का कमी है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद हम लोग फिर से बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। इस चर्चा के दौरान हमारा मकसद किसी पार्टी को सपोर्ट या किसी पार्टी के विपक्ष में कहना बिल्कुल नहीं था। हम एक इलेक्शन प्रक्रिया पर यहाँ बातचीत कर रहे थे, और आपने जो भी सुना वो हमारा मुद्दा है इलेक्शन प्रक्रिया। इलेक्शन जो भी हो सही तरीका से हो, उस पर हमने बात की। आगे भी हम चुनाव के बाद बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उस पर हम दोनों साथियों के साथ बैठेंगे, और चुनाव रिजल्ट के बाद, सरकार बनने के बाद किसकी सरकार होगी उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।